साइंस क्वेश्चन नंबर 16 जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में व्याकरण के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो हम इनको कवर कर लेते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, वह गुण कहलाता है उनका अगाध वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। मतलब कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें आघात वर्धनीयता कहा जाता है, मेलेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि ये लोहार होता है, लोपिटम, वो क्या करता है कि लोहे को पीटकर एक किसी भी संचय में ढाल सकता है, या कोई भी ऐसी धातु जिसे हम ठोक ठोक कर या पीट कर उसको एक पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। उस गुण को धातु का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, उन्हें आघात वर्धनीयता कहते हैं। और वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहा जाता है। खींचकर तार में परिवर्तित किया जा रहा है तो तन्यता कहते हैं उस गुण को, और उन्हें चादर में परिवर्तित किया जा रहा है पीटकर, तो उस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ये धातुओं के गुण होते हैं। आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें आसानी से पीटकर या दबाकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और टीन को पीटकर बहुत पतली चादरें तक बनाई जा सकती हैं। तो ये धातुओं के वो गुण होते हैं मेलेबिलिटी, कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन आदि को इनको बिल्कुल पतली चादर में बनाया जा सकता है, या इनके मेलेबिलिटी होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। और तन्यता, डक्टिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, वो डक्टिलिटी कहलाता है, तन्यता कहलाता है ये गुण। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइकल फेराडे की खोज क्या थी? माइकल फेराडे की खोज विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है माइकल फेराडे की खोज। माइकल फेराडे की सबसे महत्वपूर्ण खोजें विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इसके बाद डायगमेटिज्म और इलेक्ट्रोलिसिस के नियम हैं। डायगमेटिज्म और इलेक्ट्रोलिसिस के नियम हैं, जिन्होंने आधुनिक तकनीक जैसे कि विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। आधुनिक तकनीक जैसे कि विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर की खोज किसने रखी? माइकल फेराडे ने। इन्होंने एक नियम खोजा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब कि चुंबक, जो चुंबक होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी चुंबकत्व होता है, उसमें भी चुंबकत्व होता है। और दूसरा उनका डायगमेटिज्म और इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों की इन्होंने खोज की थी, जो कि आगे चलकर विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बने, इन्हीं की नींव के बेस पे। यहाँ माइकल फेराडे की कुछ प्रमुख खोजों और योगदानों का विस्तार से विवरण दिया गया है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। 1831 में फेराडे ने पाया कि जब एक चुंबक को तार के कुंडल के पास ले जाया जाता है, चुंबक है उसको तार के कुंडल के पास ले जाया जा रहा है, तो तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तार में क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इस खोज ने विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी से ट्रांसफार्मर और जो डीपी रखा थी वो और विद्युत जनरेटर बनाए। डायगमेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म की फेराडे ने यह खोजा कि कुछ पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, जिसे उन्होंने डायगमेटिज्म कहा इस गुण को। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम भी दिया उन्होंने। क्या था? फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों की खोज की, जो बताते हैं कि विद्युत धारा द्वारा पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। विद्युत धारा द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं, मतलब कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं उसकी बनावट में या उसकी क्वालिटी में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का नियम उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु की किसी गति से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है? किसी वस्तु की किसी गति से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है? तो उसको किसी वस्तु की किसी गति से उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जुड़ी होती है, जिसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु, चलित गतिमान वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा।
काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है जिसे। किसी वस्तु की गति से गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जुड़ी होती है, जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित होती है। जो कि किस कारण निहित होती है? वस्तु गतिमान है इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यह ऊर्जा का वारूप है जो किसी वस्तु या कण में उसकी गति के कारण होती है। उदाहरण, एक चलती कार, एक उड़ता हुआ पक्षी या एक दौड़ता हुआ व्यक्ति सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ के ही गतिज ऊर्जा है, के कोफिशिएंट होता है, एम वस्तु का द्रव्यमान है और वी उसका वस्तु का वेग है। इससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है किसी वस्तु की। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? के इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। गति ऊर्जा का महत्व क्या है? गति ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। गति ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीनें चलाना, बिजली पैदा करना और वस्तुओं को गति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के प्रदूषण सजीवों में सुनने की क्षमता कम कर देते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक ध्वनि होगी तो बहुत से सजीव ऐसे होते हैं जो कि उनकी सुनने की क्षमता चली जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन सजीवों में सुनने की क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि यह तेज और लगातार शोर के कारण होता है जो कान के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत ज्यादा तेज आवाज होगी और लगातार होती रहेगी तो उससे सजीवों में भी लक्षण हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का, तो उनमें सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। प्रभाव क्या होता है? सुनने की क्षमता में कमी। अत्यधिक शोर के संपर्क में आने से व्यक्ति के सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। जो ज्यादा शोरगुल एरिया में रहते हैं उन व्यक्तियों में भी सुनने की क्षमता ये कमी आ जाती है, जो कि एक स्थायी समस्या हो सकती है, जो कि हमेशा के लिए हो सकती है, जो लाइलाज भी होती है। कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। सिर दर्द हो सकता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, तनाव, नींद की कमी होना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वन्य जीवों पर प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जंगल में रहते हैं, क्योंकि यह उनके संचार और शिकार और प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि उनके संचार, शिकार और प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? उस संरचना को शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। जीवों की संरचना हम समझ रहे हैं और उनके अंगों के बारे में समझ रहे हैं, तो वो शरीर संरचना विज्ञान कहते हैं, जिसको एनाटॉमी इंग्लिश में बोला जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की संरचना, उनकी बनावट और उनके बारे में अध्ययन करना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर रचना विज्ञान होती है, उसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहलाती है। एनाटॉमी जीव विज्ञान की शाखा मानव शरीर के साथ साथ अन्य जीवित जीवों जैसे जानवर की संरचना का अध्ययन कराती है। यह शरीर के अंगों और उसके भीतर स्थित संरचना का नाम बताती है। इसमें मतलब कि जीव की बॉडी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, उनके संरचना के बारे में बताया जाता है, उनके संरचनाओं के अंगों के नाम बताती है। वनस्पति विज्ञान या शाखा पौधों के जीव विज्ञान और उनकी संरचना, कार्य और शरीर क्रिया विज्ञान पर केंद्रित है। परिभाषा, शरीर रचना विज्ञान जीवित चीजों के रचनात्मक संगठन का अध्ययन है। अध्ययन के क्षेत्र, यह शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करता है। इसमें होता है महत्व क्या है? शरीर रचना विज्ञान की समझ, चिकित्सा और स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्रों के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर रचना विज्ञान जो एनाटॉमी साइंस है, जिसमें जीवों के शरीर रचना और उनके अंगों का अध्ययन किया जाता है, वो बहुत जरूरी है, ताकि तभी तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा, तब उसने
चीज का अध्ययन किया हो, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया हो, एनाटॉमी का, तो जीवों की शरीर संरचना और उनके अंगों और का अध्ययन किया जाता है। अन्य शाखाएं, जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं में आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, तो जीवों के रूप और संरचना का अध्ययन कराती है कि कोई भी जीव का रूप और आकार किस प्रकार का होगा, ये मॉर्फोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। और क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, जो जीवों के कार्यों का अध्ययन करता है, भी शामिल है इसमें। फिजियोलॉजी में जीवों के कार्य का अध्ययन भी शामिल है।